हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो हमने लास्ट क्लास में किया था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज जब वो काम करता है तो कई सारे मोटिव्स होते हैं, राइट। तो कुछ मोटिव्स हमने पढ़े थे। ऑर्गेनिक मोटिव होता है, सबसे पहले तो सर्वाइवल कर जाओ, वही बड़ी बात है। उसके बाद होता है प्रॉफिट कमाना, दैट वाज अवर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर था सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, राइट, एंटरप्राइज के। उसके बाद था ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जो आपके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट, उनको खुश रखना, उनको प्रॉपर टाइम पे वेजेस देना, उनको ट्रेनिंग देना। फिर था हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसे क्या करना चाहिए, नेशन को भी ध्यान में रखना है। जो नेशन के रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना है, ताकि हम अपना मोटिव पूरा करते हुए नेशन की भी क्या कर सकें, नेशन के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है आज हमारा constraints faced by business enterprise। तो गाइज, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, जो इनिशियल इस चैप्टर के इनिशियल 12-13 पेजेस हैं वो बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनसे हार्डली 1 नंबर का क्वेश्चन वो भी कभी कभार आता है, राइट। तो आपको बस क्या करना है, जो मैं ये नोट्स बना रही हूँ, बस इन नोट्स को गो थ्रू करना है, राइट। पहले 12-13 पेजेस जो आपके बुक में है उसके लिए मैं आपके लिए नोट्स बनवा रही हूँ, राइट। यू हैव टू गो थ्रू दिस नोट्स। हाँ, एक बार जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो एक बार आप उस चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए, बट एग्जाम के दिन आपको वो 12-13 पेजेस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन आप ये नोट्स फटाफट एक बार रीड मार लेंगे। ओके, तो देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स फेस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स, राइट। मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइज को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक। तो पहली है लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो, बिजनेस एंटरप्राइज वर्क करता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब आज कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमें उस हिसाब से प्रोडक्शन करना है। पता लग रहा 2 महीने बाद कोई दूसरी ही टेक्नोलॉजी आ गई, राइट। तो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, ऑब्सोलेट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। और अगर आप अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो आप मार्केट में आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, राइट। तो बिजनेस में बहुत ही अनसर्टेनिटीज रहती हैं, राइट। पहले टैक्सेस थे आपके, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे आपका, जैसे सेल्स टैक्स था, वैट था, फिर वो हट गया। उसके बाद आपका आ गया जीएसटी, राइट। तो अब सारी जो बिजनेस है उनको जीएसटी के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ा। तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज हैं, राइट। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है जो कि बिजनेस एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती है। इतने बार बार चेंजेस आते हैं तो हर बार अप टू डेट नॉलेज रखना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो लैक ऑफ नॉलेज है, बिकॉज एज इकोनॉमी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट। तो एंड देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी cannot always have each and every information, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को फेस करना पड़ता है, दैट इज restrictions imposed in public interest, right. Hindrances in free मोबिलिटी ऑफ लेबर।
कभी कभार सरकार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है किसमें, जनहित में, राइट, पब्लिक के इंटरेस्ट में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है सरकार, तो कंपनीज को भी उसके हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार बोलती है कि सिगरेट स्मोकिंग क्या है, इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट, ये सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। पर ये चीज कंपनीज को भी ध्यान रखनी पड़ती है कि जब वो सिगरेट बनाएं तो उसके पैकेट के ऊपर मेंशन करें कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। तो आपने देखा भी होगा सिगरेट के पैकेट के ऊपर मेंशन होता है, राइट, कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और साथ में उसमें वो लंग्स बना के भी मेंशन, मतलब शो किया होता है, डेमो दिया होता है कि सिगरेट पी के आपको इस प्रकार का नुकसान हो सकता है, राइट। तो जो नोटिफिकेशन सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में निकालेगी, कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज, हिंड्रेंसेस इन फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर। कभी कभार हमने पढ़ा था कि लेबर इज मोबाइल फैक्टर, राइट, मोबाइल मतलब विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। हम बोलते हैं लेबर इज मोबाइल फैक्टर, इट कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाती, एज अ रिजल्ट उसका आउटपुट उतना नहीं निकल पाता जितना कहाँ निकल रहा था, पुरानी जगह पे निकल रहा था। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले कोई लेबर कारपेंट्री का काम कर रहा था, जब वो नई जगह पे गया, राइट, जब वो नई जगह पे गया तो वहां पे उसे क्या करना पड़ा, कोई कारपेंटर का काम नहीं मिला, कोई दूसरा काम मिला, तो उसे दूसरा काम करना पड़ेगा, और हो सकता है वो उस दूसरे काम को उतना परफेक्टली ना कर पाए जितना कि वो कारपेंट्री का काम कर पाता। ओके, तो ये प्रॉब्लम है इन लेबर, इन केस ऑफ लेबर, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है, infrastructural inadequacies and supply chain bottleneck। इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज मतलब, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते किसको हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है बेसिक सुविधाएं, जैसे कि सड़क हो गई, बिजली हो गई, राइट, हॉस्पिटल हो गए, डैम्स हो गए जहाँ से हमें बिजली मिलती है, डैम्स, राइट, सड़क हो गया, राइट, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड हो गया, और हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो एक बिजनेसमैन किसी भी जगह पे सही तरीके से काम तभी कर पाएगा जब सरकार बेसिक सुविधाएं क्या करे, प्रोवाइड करे, या बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करे, जैसे कि सड़क, राइट, सड़क होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह पे, तभी जाके वहाँ पे कंपनी लग सकती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी होनी चाहिए। तीसरा, वाटर सप्लाई ज़रूर होनी चाहिए, राइट। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी सुविधाएं तो सरकार ही तो प्रोवाइड करेगी, कोई कंपनी वाला थोड़ी ना पूरे गाँव में सड़क बनवाएगा तब जाके अपनी फैक्ट्री लगाएगा, नहीं। तो बेसिक सुविधा किसने प्रोवाइड करनी है, सरकार ने प्रोवाइड करनी है। कभी कभार क्या होता है कि कोई बंदा कंपनी तो लगाना चाहता है किसी पर्टिकुलर जगह पे, बट वहां पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेट है, प्रॉपर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हो सकता है सड़कें प्रॉपर ना हो, या फिर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर ना हो, राइट। तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज हो सकती हैं, you're not able to supply due to lack of transportation facilities, ठीक है। सप्लाई चेन बॉटलनेक, कभी बॉटलनेक का मतलब होता है प्रॉब्लम, राइट, बॉटलनेक का मतलब होता है हिंड्रेंस, राइट। कभी कभार क्या होता है, बिजनेस ने कोई रॉ मटेरियल क्या करा, मंगवाया, राइट,
हो सकता है आपके पास रॉ मटेरियल टाइम पे ना पहुंचे, क्योंकि क्या है, सप्लाई चेन में क्या है, बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब कुछ हिंड्रेंसेस आ रही हैं, राइट। रॉ मटेरियल आपके पास सही वक्त पे नहीं आ पा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है रॉ मटेरियल सही टाइम पे आ जाए, आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, उस रॉ मटेरियल से आपने फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, फिर जब आपने इस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहा तो मार्केट तक सप्लाई होने में कोई दिक्कत आ रही हो, राइट। तो देयर कैन बी व्हाट, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, राइट। तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस। उसके बाद है चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो जैसे कि चेंज, बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन मतलब बिजनेस की क्या स्थिति चल रही है, राइट। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो गए हैं, राइट, इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक जो लोन देता था उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होगी। अब उन्हें महंगे रेट पे क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, राइट। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। या हो सकता है महंगाई बढ़ रही हो, इन्फ्लेशन, राइट, तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। या फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंज आ रहा हो तब भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, राइट। तो ये भी एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बिजनेस प्रॉब्लम है, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसको फेस करनी पड़ रही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ रही है। या फिर रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में, रिसेशन मतलब सब कुछ मंदा है, राइट। रिसेशन में क्या होता है कि मार्केट में पैसे की सप्लाई खत्म हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो जब लोगों के पास जॉब नहीं होगी, एज अ रिजल्ट उनके पास इनकम नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगी तो वो क्या नहीं खरीद पाएंगे, प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर पाएंगे। और जब प्रोडक्ट ही नहीं बिकेंगे तो कंपनी बना के क्या करेगी प्रोडक्ट, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करेगी जब मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं बिक पाएंगे, राइट। तो हमने देखा ये सब लिंक्ड है आपस में, राइट। एक सर्कल बन रहा है। जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, रिसेशन चल रहा है, मंदा चल रहा है, राइट। एज अ रिजल्ट मेरे पास जॉब नहीं है तो इनकम नहीं है, जब इनकम नहीं होगी तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, तो राइट। तो मैं एज अ रिजल्ट आई विल स्टार्ट परचेजिंग फ्यू कमोडिटी, वो भी एसेंशियल वाली, सिर्फ ज़रूरी, राइट। फिर मैं अपनी डिमांड कम कर दूंगी। कई सारे फैक्ट्रीज हैं जो सामान बना के मार्केट में उतार रही हैं, पर क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है तो एज अ रिजल्ट उनका सामान बिक नहीं पाएगा। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, राइट। रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम एक बिजनेस को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। फिर आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये तो थी कॉन्स्ट्रेंट्स फेस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। फिर उसके बाद आपको एक टॉपिक और दे रखा है उसी के नीचे बुक में, एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम है problem relating to objectives। ठीक है। अब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमने कल किए भी थे, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर जैसे आप सपोज करो आप
पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, तो एज अ रिजल्ट आपको अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है, पर क्योंकि आप घर पे रहे हैं, घर पे रहते हैं, तो घर के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, मैं पढ़ रही हूँ, मम्मी कुछ काम के लिए बोल रही है, तो मैं इरिटेट हो रही हूँ कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, दो ऑब्जेक्टिव्स आपस में क्या कर जाते हैं, क्लैश कर जाते हैं। करने मुझे दोनों पूरे हैं, पर कभी कभार एक को पूरा करते हुए मुझे दूसरे को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मुझे दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, वरना दूसरा सफ़र करेगा। मुझे घर के थोड़े बहुत काम छोड़ने पड़ेंगे, अदरवाइज माई स्टडी विल सफ़र, राइट। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, किसी भी कंपनी में या एंटरप्राइज में भी यही होता है तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने सारे के सारे हैं, पर कई बार एक को पूरा करते हुए मुझे दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। तो कभी कभार मेनी टाइम्स वी सी दैट ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, दे क्लैश विद ईच अदर। ओके, हो सकता है जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव है ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट, दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। देखो, कंपनी के ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट्स क्या करने हैं, मैक्सिमाइज करने हैं, प्रॉफिट बढ़ाने हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को क्या करना है, अपनी मार्केट शेयर बढ़ाना है। मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आपका बिके, राइट। कोई भी सब सारे एरिया, कोई भी स्टेट हो, राइट, सब जगह आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, सारा डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो, सब जगह आपका प्रोडक्ट हो, राइट। तो उसको बोलते हैं कि मार्केट शेयर बढ़ाना। ओके, तो मार्केट शेयर, अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्केट शेयर बढ़े, मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, तो उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, तभी जाके आप मार्केट में अपनी एक जगह बना पाओगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स, तभी कंज्यूमर्स विल परचेज योर प्रोडक्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो प्राइस क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा क्या, यहां पे कंपनी के दोनों ऑब्जेक्टिव आपस में क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। एक के लिए जाती हूं तो दूसरा सैक्रिफाइस होता है, इसके लिए जाती हूं तो पहला वाला सैक्रिफाइस होता है, राइट। तो पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, बोथ द ऑब्जेक्टिव्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, देयरफॉर क्या करना है, प्रॉपर बैलेंस देयरफॉर प्रॉपर बैलेंस नीड टू बी स्ट्रक among द ऑब्जेक्टिव्स। आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि ये वाला भी पूरा हो जाए और ये वाला भी पूरा हो जाए। ओके, अगला प्रॉब्लम जो किसी भी एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम नंबर 2 इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि वेयर टू लोकेट द प्लांट, प्लांट कहां लोकेट करें, ठीक है। मैं जो अपना फैक्ट्री लगा रही हूं, अपना प्लांट लगा रही हूं, वो कहां लगाऊं। प्लांट का मतलब यहां पे फैक्ट्री है, इकोनॉमिक्स में प्लांट का मतलब होता है फैक्ट्री, राइट। अब देखो,
फैक्ट्री अगर मैं मार्केट के पास लगाऊं तो उससे एक फायदा हो जाएगा कि जो मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगी वो इजीली बहुत ही कम टाइम पे मार्केट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पर उससे एक दिक्कत होगी, हो सकता है रॉ मटेरियल काफ़ी दूर से आए तो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगला ऑप्शन, या तो फैक्ट्री ऐसी जगह पे लगाऊं जहां से रॉ मटेरियल पास हो, राइट, वहां से रॉ मटेरियल इजीली आ जाए, पर फिर क्या दिक्कत आएगी, वहां से आपका फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक आने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो यही चीज़ आपको डिसाइड करनी है, राइट, कि मैं अपना प्लांट कहाँ लोकेट करूं, राइट। तो आप कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, राइट, आप डिसीजन लेंगे कि मुझे अपना प्लांट कहाँ लोकेट करना चाहिए, नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, और नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और नियर द मार्केट प्लेस, ठीक है। दूसरा है साइज ऑफ प्लांट, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका प्लांट का साइज कैसा हो, राइट। तो आपका प्लांट कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज, आपने छोटी फैक्ट्री लगानी है बहुत ही स्मॉल, या फिर मीडियम, या फिर लार्ज, तो ये भी आपको डिसाइड करना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि एक एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद है थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू selecting and organizing physical facilities, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज मतलब मशीनरीज वगैरह जो आपके फिजिकल चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप की मशीन्स यूज होनी चाहिए, विच टाइप्स ऑफ मशीन्स टू बी यूज्ड। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप, अलग अलग मशीन्स की कॉस्ट कंपेयर करेंगे, उनके फायदे कंपेयर करेंगे। तो जो वाला आपको सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे आपको सस्ता पड़ रहा है और काम भी पूरा मिल रहा है आपको उससे, तो आप यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, अलग अलग मशीनरीज की क्या करनी है, कॉस्ट को कंपेयर करना है, कॉस्ट टू बी कंपेयर्ड एंड देन टेक द डिसीजन। ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। अब अंबानी ही क्यों ना हो, ठीक है, माने कि ही इज द रिचेस्ट मैन, बट फिर भी उसकी कंपनीज में भी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंपनीज एक ऐसी चीज है, कितना भी फाइनेंस हम डाल दें फिर भी फाइनेंस हमेशा क्या पड़ता है, शॉर्ट ही पड़ता है, राइट। तो क्या प्रॉब्लम है, डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच मनी इज नीडेड, ठीक है। पैसे का अरेंजमेंट कहां से किया जाए, फ्रॉम वेयर मनी इज टू बी रेज्ड, कंपनी शेयर्स इशू करे, राइट, शेयर्स मतलब कंपनी मार्केट में शेयर्स निकाले ताकि लोग शेयर्स खरीदें और कंपनी को क्या दें, पैसा दें, राइट। तो इक्विटी के थ्रू रेज किया जाए पैसा या उधारी पे लिया जाए। देखो, जब कंपनी इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करती है तो जो जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं वो लोग कंपनी के क्या बन जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं, राइट। दूसरा पैसा है कि उधारी पे लिया हुआ पैसा, राइट। जिन लोगों से पैसा लिया है वो डेट के फॉर्म में पैसा लिया है, राइट, तो वो लोग कंपनी के क्या बन गए हैं, क्रेडिटर्स बन गए हैं, और उन लोगों का पैसा टाइम टू टाइम क्या होना है, रिटर्न हमें करना ही पड़ेगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स से जो पैसा रेज हुआ है वो अब रिटर्न करने की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के मालिक बन गए हैं। अब तो जब तक कंपनी चल रही है तब कंपनी के वाइंड अप होने पे ही कंपनी उनका पैसा क्या करेगी, लौटाएगी, राइट।
तो ये चीज कंपनी को डिसाइड करनी है कि पैसा कहां से रेज किया जाए, इक्विटी के फॉर्म में रेज किया जाए या डेट के फॉर्म में रेज किया जाए। ठीक। और फाइनेंस के रिगार्डिंग और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखें, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, जो कि एक कंपनी को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। फिर है आपका, दिस इज फिफ्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्या है? कोई भी कंपनी है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। जैसे कि स्ट्रक्चर जैसे है, टॉप में सीईओ, राइट, उससे नीचे आपके राइट परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, इनके नीचे भी फर्दर कई सारे वर्कर्स हैं, राइट, कई सारे और ऑफिसर्स हैं जो इनके नीचे काम करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है कंपनी का, राइट। तो यहाँ पे भी कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि डिसाइड करना पड़ता है व्हाट शुड बी द, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एक इस तरीके की चेन बना दी कि सबका काम सबको बांट दिया है। परचेज मैनेजर परचेज का काम संभालेगा, सेल्स का काम संभालेगा, एचआर संभालेगा किस चीज का काम, जैसे कोई भी कंपनी में वैकेंसी निकलती होती है तो उसको फिलअप करना, राइट पर्सन चूज करना कंपनी के लिए, वो किसका काम है, एचआर का काम है, राइट। तो इन सबको अपना काम करना है, तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी है। तो ये आपको डिसाइड करना है व्हाट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हाउ शुड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी डिवाइडेड। So here you have to divide the organization into different level, right? So here you have to divide the organization into different level, राइट, पहले डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, राइट। एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिफरेंट लेवल, ओके। उसके बाद the next problem that we have is problem relating to marketing, ठीक है। मार्केटिंग, तो मार्केटिंग मतलब अब आपका प्रोडक्ट बन चुका है, अब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पहले तो है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, किस टाइप का प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हैं, राइट, उसका प्राइस क्या रखा जाए, ठीक है, प्राइस क्या रखा जाए, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे की जाए मार्केट में, एडवर्टीजमेंट कैसे करा जाए, टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट किया जाए या न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट दिया जाए, ठीक है, या रेड एफएम पे भी एडवर्टीजमेंट आते हैं या मैगजीन्स पे भी एडवर्टीजमेंट। तो बेसिकली आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, तो यू हैव टू डिसाइड द मोड ऑफ आपको मोड डिसाइड करना है कि कौन से मोड के थ्रू आई शुड एडवर्टीज, ठीक है, टीवी के थ्रू करूं या न्यूज़पेपर्स के थ्रू करूं, दैट इज अप टू यू। उसके बाद है प्लेस, मैं कौन सी जगह पे अपना ऐड करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर जैसे देहरादून में कोई यूनिवर्सिटी है, राइट, कोई कॉलेज है, राइट, तो वो अपना ऐड कहाँ करे? ऑब्वियसली देहरादून में ही करे, राइट, या चलो दिल्ली वगैरह तक कर ले। क्या मैं साउथ इंडिया में जाके अपने कॉलेज का ऐड करूँगी कि देहरादून में एक कॉलेज है? नहीं, राइट, क्योंकि साउथ से मेरे पास एक नॉर्मल बीकॉम करने या नॉर्मल बीए करने साउथ से बच्चा तो देहरादून नहीं आएगा। तो जो मैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर मैं करूँगी भी तो उसका पैसा क्या है, सारा वेस्ट जाएगा। पैसा खर्च तो कर दिया है बट उसका कोई रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट अप्रोप्रिएट प्लेस कि मैं अपना एडवर्टीजमेंट किन किन जगहों पे करके मेरे को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर, सॉरी, एक दो प्रॉब्लम्स और हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, problem relating to legal formalities। अब ऑर्गेनाइजेशन बनी है, काम कर रही है, तो उसे लॉ के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे जीएसटी आया, राइट, तो नाउ आफ्टर the GST was levied, जब GST लेवी हुआ था तो कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? The company will have to pay ठीक है, द कंपनीज विल हैव टू पे टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। पहले पहले सेल्स टैक्स लगता था, वैट लगता था, राइट। तो अब वो सब टैक्स हट गए हैं, अब टैक्स का नया नाम क्या हो चुका है? जीएसटी। अब जीएसटी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो द कंपनीज विल हैव टू पे टैक्स, राइट, अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट। ठीक, उसके अलावा भी कंपनी हैज टू फॉलो वेरियस एक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कंपनी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी, राइट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, ना वाटर पोल्यूशन, ना एयर पोल्यूशन, ना नॉइज पोल्यूशन। तो कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा? उस एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर नहीं चलेंगे तो उनके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज लग जाएंगी। ठीक, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से चलना है, राइट। कंपटीशन एक्ट होता है, उसके हिसाब से चलना है। कंपटीशन मतलब जैसे मार्केट में अलग अलग सेलर्स अलग अपने अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है? कंपटीशन है ना, राइट। तो कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है कि कंपटीशन क्या होना चाहिए? हेल्दी। हेल्दी का मतलब आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे कि जिससे कंपटीशन क्या हो रहा हो, सप्रेस हो रहा हो। कंपटीशन को दबाने की कोशिश आप नहीं करेंगे, राइट। तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं जिससे कि लग रहा है कि आप मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स को फिनिश कर रहे हैं, कुछ गलत तरीके से आप फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, राइट, ताकि आपके कॉम्पिटिटर खत्म ही हो जाएं, आप अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल बी लेविड व्हाट फाइन्स एंड पेनल्टीज एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट। उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज problem relating to industrial relations। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस नाम से पता चल रहा है कुछ रिश्ते होते हैं, कई बार उसमें कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखते हैं किस टाइप के रिलेशंस की बात कर रहा है। तो मेनी टाइम्स देयर इज
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट, जैसे कि मैं कुछ और चाह रही हूँ, तुम कुछ और चाह रहे हो, तो हमारे इंटरेस्ट के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट। तो कई बार वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, जो कंपनी के वर्कर्स हैं, कंपनी की सोच कुछ और है बट उनकी कुछ और है, या फिर ट्रेड यूनियन के साथ प्रॉब्लम आ गई। तो इस टाइप की इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, रिलेशंस विद वर्कर्स या रिलेशंस विद ट्रेड यूनियन, राइट। तो कभी कभार क्या होता है कि आप दोनों के इंटरेस्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का और वर्कर के, या ऑर्गेनाइजेशन का और ट्रेड यूनियन के जो इंटरेस्ट है, जो सोच है, वो क्या कर रही है, क्लैश कर रही है, राइट। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे ओवर हो चुका है। इसके बाद आपने कुछ क्वेरीज पूछी थी, राइट। तो लेट मी ओपन माय बुक। एक और चीज़, आप ये पढ़ तो रहे हैं बट साथ साथ मेक श्योर कि आप अपने पीछे जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो करते रहें, क्योंकि नवंबर 2019 का जो पेपर आया था उस पेपर में 60% या 70% मतलब मैक्सिमम जो पेपर था वो कहाँ से था, जो आपके बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ से आपका पेपर था। तो अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके गुड चांसेस हैं टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, ओके। तो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो बढ़ते हैं उनकी तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा था आपने, आ जाइए पुराने चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन पूछा था पेज 2.85, पेज 2.85 पे खोल लीजिए, राइट। जिनके पास बुक्स नहीं है वो लिख लीजिए, ताकि जब आपके पास बुक आ जाए तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकें, इस चीज़ को नोट डाउन कर सकें, राइट। तो पेज 2.85 पे आपने मुझसे एक प्रॉब्लम पूछी थी, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें ये क्वेश्चन है, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, राइट। पॉइंट इलास्टिसिटी कौन से सिचुएशन के लिए बेटर है। तो सबसे पहले तो आप इसका रीजन लिखिए, राइट। तो आप लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इलास्टिसिटी। इससे आपको उन सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी जो कि पॉइंट इलास्टिसिटी से रिलेटेड हैं, ओके। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ये बुक में नहीं दे रखा है, राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज a very small change in प्राइजेस, राइट। जब प्राइजेस में बहुत ही कम चेंज है, बहुत ही स्मॉल चेंज है, वहां पे कौन सा वाला मेथड फायदेमंद है, वहां पे आपका पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड फायदेमंद है, ओके। अब क्वेश्चन आपको पता चल गया पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कहाँ यूज होता है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक्स। आप नोटबुक का प्राइस डबल कर रहे हो, तो क्या ये स्मॉल चेंज है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। जो कॉपी पहले 20 रुपए की मिल रही थी वो अब कितने की मिल रही है? 40। आप प्राइसेस डबल कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मेजर चेंज है, तो यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी यूजफुल नहीं होगा, राइट। उसके बाद एक रेस्टोरेंट अपनी is considering lowering the price of its most expensive dish by 50%। आप अपने डिश का प्राइस कम कर रहे हो by 50%, तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज है, ठीक है। अगला, एन ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू द प्राइस ऑफ कार्स बीइंग लोवर्ड बाय 100 रुपीज। एक कार मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, क्या करने की सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि एक बार अपनी कार का प्राइस 100 रुपये से कम करके देखता हूँ, तो देखता हूँ मार्केट में लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है, मेरी डिमांड कितने से बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर मैं कार के प्राइस की बात करूँ तो कार के प्राइस तो यार 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, राइट। तो अगर उसमें 100 रुपया कम कर भी दो तो वो
एक बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, बहुत ही स्मॉल चेंज है, राइट। तो और हमने क्या पढ़ा, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कहाँ यूज होता है, जहाँ पे बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, राइट। तो लिख लीजिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला। ओके, तो लिख लीजिए यहाँ पे इसी के नीचे 10 a change of ₹100 is very small in case of price of car, hence here point elasticity method is useful. ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 88, पेज 2.85 है ना ये। .85 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, हाँ जी, तो ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4। पहले प्राइस था 6, अब वो हो गया है 4 रुपीज। जब 6 रुपया था तो कितनी क्वांटिटी बिक रही थी, 10 यूनिट्स। ओके, और जब 4 रुपया हो गया, प्राइस कम हो गया, तो कितनी यूनिट्स बिक रही हैं आप, 15 यूनिट्स। ओके, यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और यहाँ पे आपको यूज करना है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ओके, तो आ जाइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 88, राइट। पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज मेथड आपको अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ऐसे तो निकालते थे इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर को इलैबोरेट करेंगे, राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी अपॉन बेस हम रखते हैं किसको, ओल्ड क्वांटिटी। तो ये तो निकल गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस। ओके, ठीक है। अब जो ये ऊपर की लाइन है ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूं चेंज इन क्वांटिटी, राइट। क्या लिख सकती हूं मैं इसको, चेंज इन क्वांटिटी। तो मैंने लिख दिया इसको चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, या फिर अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इसको बोल लो, ठीक है, अपॉन चेंज इन प्राइस, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस है, उसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, चेंज इन प्राइस, प्राइसेस अपॉन
ओल्ड प्राइस, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे और ऐसे, ठीक है। चेंज इन प्राइजेस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये चेंज का साइन है, ऐसे, ठीक है, चेंज इन प्राइजेस। तो कर लीजिए। ओल्ड क्वांटिटी को मैं यहाँ पे Q बोल रही हूँ और न्यू क्वांटिटी को Q1, राइट। ओल्ड क्वांटिटी को कुछ ना कुछ वेरिएबल तो देना पड़ेगा, तो ओल्ड क्वांटिटी को मैं सिर्फ बोल रही हूँ Q, न्यू क्वांटिटी को मैं बोल रही हूँ Q1। उसी प्रकार से ओल्ड प्राइस को मैं बोल रही हूँ P और न्यू प्राइस को मैं क्या बोल रही हूँ, P1, ठीक है। मैंने वेरिएबल्स दे दिए, तो रख लो। ओल्ड क्वांटिटी को मैं क्या बोल रही थी, Q, और ओल्ड प्राइस को मैं क्या बोल रही थी, P, ठीक है। तो रख लो, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो कैसे करते थे मैथ्स में, ये वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला देखो ना कैसे, ये वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता था, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता था, इनटू P अपॉन ये वाला यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आप इसको और रिफाइन तरीके से अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जैसे वेरिएबल्स एक तरफ चेंज इन क्वांटिटी और इसको इधर ले आओ प्राइस, इनटू इस तरफ P और इसको इधर ले आओ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ना भी करना चाहें ये तो ना करें, यहीं पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी के आगे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने प्रेजेंटेशन और सही तरीके से करने के लिए लिखा है, पर क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो प्रेजेंटेशन आपके लिए उतना मायने नहीं रखता है, खासकर इसमें, राइट। हाँ, और सब्जेक्ट में करेगा जहाँ पे आपको इलेबोरेट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखती, यहाँ पे तो बस आपको आंसर पता होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब रख लीजिए फिगर्स। चेंज इन क्वांटिटी तो कितनी थी, क्वांटिटीज कितनी थी, 10, 15, प्राइस था 6, 4। तो चेंज इन क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू अपॉन ओल्ड, ठीक है, इनटू 6 अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है, ठीक है। ये ना भी लिखना चाहे तो ना लिखें, डायरेक्टली यहाँ सिर्फ यहाँ तक भी काफ़ी है, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी हमने कर लिया, 10 माइनस 15, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 10 इनटू प्राइस 6, चेंज इन प्राइस कितना है 6 माइनस 4, तो आ गया -5 अपॉन 10 इंटू 6/2, तो ये आपका आ गया -30 अपॉन 20 -1.5। तो ये -1.5 आपका कौन सा वाला है, ऑप्शन सी। तो इसका कौन सा हो गया फिर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ऑप्शन सी लिख चुके हैं, ओके। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मुझसे, हाँ अब इसमें एक और चीज़, हाँ इसमें मैं एक चीज़ लिखाना भूल गई। आप बोलेंगे कि मैम आपने जब हमें ये चीज़ पढ़ाई थी तो आपने कहा था कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर वहाँ पे हमें इलास्टिसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, आर्क मेथड, राइट। और परसेंटेज मेथड तो हम तब यूज़ करते हैं जब आर्क मेथड से आंसर नहीं आता है। तो हाँ, यहाँ पे भी पहले आपको आर्क मेथड ही यूज़ करना था, पर
आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, यहाँ पे आप आर्क मेथड यूज करेंगे ना, आर्क मेथड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2, राइट, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे जो आंसर आ रहा है ना वो आपके ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। तब जाके हमने कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया। ओके, तो इसके नीचे लिख लीजिए under arc method answer is -1 and -1 is not an option। मैंने आपको बताया था जब भी आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे सबसे पहले आर्क मेथड आप अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमने आर्क मेथड ही अप्लाई किया था, बट आर्क मेथड से जो आंसर निकला वो निकला आपका -1। क्या यहाँ पे कहीं -1 दे रखा है? नहीं, 1.5, 2.5, -1.5, 0.5, तो इसका मतलब आर्क मेथड यहाँ पे फेल हो गया। तब जाके हम कौन सा मेथड लगाएंगे, परसेंटेज मेथड। ठीक, एज -1 इज नॉट एन ऑप्शन, सो आर्क मेथड will not apply here। ठीक है, चलो इसके बाद आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 89, हाँ जी ये वाला। ये जब मैं आपका लेक्चर ले रही थी तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको तब भी बताई थी, राइट। अगर आपने तब ध्यान से सुना होगा तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, बट चलो एक और बार बताते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास दिया है सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10P। ठीक है, ये आपके सामने एक दे रखा है, Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10P। फिर आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15। ठीक है, अब एक चीज देखिए, तो क्या क्या गिवन है, बस एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, बस आपको फिर अपना क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस यही दो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। दो चीजें गिवन है, एक तो आपके पास बुक में गिवन है Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10P, दूसरा गिवन है आपके पास P इज इक्वल टू 15। तो P 15 गिवन है, तो P को आप यहाँ पे रख दें तो Q की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो Q निकाल लें, -100 प्लस 10 इंटू 15। ठीक है, तो -100 प्लस 150 आएगा, -100 प्लस 150, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 50। ठीक है, तो P 15 दे रखा है, Q कितना है 50। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बताया था बस यही इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द इलास्टिसिटी, यू हैव टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी। तो मैंने बोला था सबसे पहले आपने क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखा और आपके पास P भी आ गया, Q भी आ गया। ठीक है, बस आपके पास इतना ही डेटा गिवन है। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, dQ अपॉन dP इंटू P अपॉन Q, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ सप्लाई फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, बट मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे करूंगी नहीं क्योंकि एग्जाम में हमें डिफरेंशिएशन नहीं पूछेंगे। और एक और चीज, ये आपने फॉर्मूला याद कर लिया, अब आप बोलेंगे मैम P तो मेरे पास है, मैंने निकाल लिया, क्वेश्चन में गिवन था P, Q मैंने निकाल लिया 50, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप 10 रख दें हमेशा, राइट। तो इसको भी मैं लिखवा देती हूँ,
always place value of dq upon dp as 10. ठीक है, तो रख लीजिए 10 इंटू पी कितना था 15 और क्यू कितना था 50. तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3. सिंपल, राइट? तो 3 वाला कौन सा ऑप्शन है? दिस वन, ऑप्शन डी. थ्री वाला इज योर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 94. तो देखते हैं 94 में क्या दे रखा है. 94 में आपके पास एक क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 30,010. पहले एसी का प्राइस 30,000 था, अब हो गया 30,010 एंड रिजल्ट इन चेंज इन डिमांड इज नेग्लिजिबल. ऑब्वियसली यार, एसी का प्राइस अगर 10 रुपये महंगा हो गया और मैं एसी खरीदना चाहती हूँ तो अब मैं अपना डिसीजन चेंज कर दूंगी कि नहीं यार एसी तो महंगा हो गया. अरे 10 रुपये ही तो महंगा हो गया है, 30,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो एक्स्ट्रा 10 रुपये खर्च करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो डिमांड में कुछ चेंज नहीं आया भाई. जो लोग 30,000 का एसी खरीद सकते हैं वो 30,010 रुपये भी दे सकते हैं. ठीक है, तो वी यूज द मेजर ऑफ डैश टू मेजर इलास्टिसिटी. तो हम कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे? आपको पता ही है, अभी अभी पढ़ाया था, जब बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, राइट? एसी के अगर हम बात करें तो एसी के केस में 10 रुपये तो बहुत ही स्मॉल चेंज है, राइट? तो स्मॉल चेंज के केस में कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, राइट? तो कौन सा वाला होगा यहाँ पे? पॉइंट इलास्टिसिटी. ठीक है, ऑप्शन ए. तो लिख लीजिए. ऑप्शन कौन सा था यहाँ पे? ए. ठीक है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज यूज्ड when there is a very small change in price. Here change of ₹10 is very small in case of price of air conditioner. Therefore point elasticity method is used. ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आपके थे. ठीक है, तो आप पूरे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कीजिएगा और अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ और में समझ नहीं आता तो यू कैन फ्रीली आस्क मी. ओके, थैंक यू सो मच. कीप स्टार्टिंग.